वेलकम बैक गाइस टू द डेली न्यूज डाइजेस्ट। आई एम सौरभ विथ यू। आप सभी का तैयारी 360 आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। लाइक ऑलवेज एवरी डे वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू डिस्कस एनालाइज इन दिस क्लास। तो आज हम बात करेंगे इमर्जिंग पावर्स इन द वर्ल्ड, दीज आर द मेन टॉपिक्स, एंड ट्रांसजेंडर पीपल इन इंडिया। इसके अलावा फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू द रशिया चाइना अलायंस, यूएन क्लाइमेट चीफ एड्रेस एंड नेवीज फ्लीट सपोर्ट शिप्स। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास इमर्जिंग पावर्स इन द वर्ल्ड। सो कार्नेगी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंक टैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक वहाँ बहुत बड़ा एक थिंक टैंक है। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है इमर्जिंग पावर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। लेकिन ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जीएस पेपर 2 मेंस में इसके ऊपर एक सवाल पूछा जाए। इसको हम बहुत तरीके से इसके बारे में हम डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऑथर्स इसमें इसको इमर्जिंग पावर्स बोलते हैं, कुछ मिडिल पावर्स बोलते हैं। In Indian context, we prefer the term leading power. So, all in all, meanings almost with slight differences almost same है। That is, जो दो सबसे important powers हैं G2 of the world, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है द सुपर पावर अमेरिका के बारे में जब मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो इट इज नॉट जस्ट ए मिलिटरी सुपर पावर। मिलिटरली दे आर द सुपर पावर। इसके अलावा डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो यूनाइटेड स्टेट्स आज भी दुनिया की सुपर पावर है। इसके अलावा द चाइनीज दे हैव ब्रिज द गैप, द पावर गैप जो उनका अमेरिका के साथ था। और चाइना भी अब इसको इंटरेस्टिंगली इन इंडिया there is a very beautiful term, डिप्टी सुपर पावर। तो डिप्टी सुपर पावर चाइना को आप कह सकते हो, नॉट देयर येट बट वेरी नियर, ऐसा आप कह सकते हो। तो मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना इज ऑलमोस्ट ए डिप्टी सुपर पावर। तो ये जो नए ब्लॉक बने हैं, ये जो दो नए ब्लॉक बने हैं, इनके कंटेक्स्ट में इमर्जिंग पावर्स का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे कहा कि वी आर लिविंग इन प्री वॉर एरा। सो जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखी, कोल्ड वॉर थी, 50 साल के लगभग कोल्ड वॉर बनी रही बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। फिर भी ये हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुई। दो डिजिग्नेटेड पोल्स थे दुनिया में, आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और इंटरेक्शन काफी कम था दोनों के बीच में। लेकिन फिर भी ये वॉर हॉट नहीं हुई। 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है, इसको हम फेजेस के बारे में देख सकते हैं, फेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1947 अगर आप पीरियड लें टिल 1991, दूसरा 1991 से अराउंड 2008, और तीसरा जो फेज स्टार्ट हो रहा है 2008 से टिल टुडे। ये जो फेज है 2008 से जो स्टार्ट हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जब चाइना एज इमर्ज्ड एज ए मेजर पावर, और अभी वो डिप्टी सुपर पावर के ऑलमोस्ट स्टेटस तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो वॉर थी ये हॉट नहीं हुई 1947 से 1991, जो कोल्ड वॉर का फेज था, ये हॉट कभी नहीं हुआ। लेकिन दो डिजिग्नेटेड पोल्स थे, अमेरिका लेड वेस्ट, सोवियत यूनियन लेड कम्युनिस्ट कंट्रीज। लेकिन अब हम वापस से 1930s के एरा में चले गए हैं। 1930s का जो एरा था, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का एरा था, जहां काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे हैं एक तरीके से यूरोप के अंदर, पर्टिकुलरली कॉलोनीज के ऊपर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बिटवीन द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज एंड एम्पायर्स। सो ऑल इन ऑल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल एक एरा है। मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज मिलिट्री बिल्डअप कर रही हैं, पर्टिकुलरली नाजी जर्मनी एंड जापान एंड अमेरिका एज वेल। सो ऑलमोस्ट उसी फेज में अब हम वापस आ गए हैं, जहां आप देख रहे हो कि मिलिट्री स्पेंडिंग एज ए परसेंटेज ऑफ ग्लोबल जीडीपी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मिलिट्री बिल्डअप बढ़ता जा रहा है। चाइना ने पिछले 10 सालों में जैसा उन्होंने अपना नेवल बिल्डअप किया है, सिर्फ लास्ट सेंचुरी में नाजी जर्मनी ने इतना बड़ा नेवल बिल्डअप किया था, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ब्रिटेन ने भी नेवल बिल्डअप किया था, अमेरिका ने भी नेवल बिल्डअप किया, लेकिन विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जैसे चाइना ने बिल्डअप किया है, दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो इस कंटेक्स्ट में इमर्जिंग पावर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें तो ये जो रिपोर्ट है किन को इमर्जिंग पावर्स करी, दैट इज इंटरेस्टिंग टू नोट। सो देर आर 10 इमर्जिंग पावर्स, जिसमें आप देख सकते हो दैट्स जियोग्राफिकल एक्सपेंसेस,
वेरी वाइड, पूरे ग्लोब में ये जो कंट्रीज हैं। तो इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया एशिया के अंदर है, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। इसके अलावा वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया। देन इन द ऑलमोस्ट यूरोप एंड एशिया का जो एरिया है जहाँ पे टर्की स्ट्रैडलिंग अक्रॉस बोथ, तो टर्की इज आल्सो देयर, वेस्ट एशिया का हिस्सा है। देन लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। सो दीज आर द 10 इमर्जिंग पावर्स। देयर हैव बीन सर्टेन पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ये पावर्स चूज किए गए। फॉर एग्जांपल इनका इकोनॉमिक साइज कितना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना इकोनॉमी है आपका, तो इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, पॉपुलेशन हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट, एंड नॉट जस्ट टुडेज पॉपुलेशन एंड टुडेज इकोनॉमी, बट जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं बाय 2050 फॉर एग्जांपल क्या होगा। इसके अलावा अगर आप देखें, आई एम वाइडनिंग दिस डिबेट, कि इमर्जिंग पावर्स के केस में उनकी मिलिट्री कैपेसिटी कितनी है, उनका इंडस्ट्रियल बेस कितना है, और ट्रेड कितना हो रहा है। इकोनॉमी का भी हिस्सा है ये, लेकिन स्पेसिफिकली इसको आप अलग से भी देख सकते हो कि ट्रेड नंबर्स उनके कितने हैं। साइंस एंड टेक कि डोमेन में उनका कितना प्रोग्रेस है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लोमेटिक हेफ्ट कितनी है इन कंट्रीज की, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किन कंट्रीज के पास है इनमें से। सो टॉप 10 इमर्जिंग पावर्स में आई टॉक अबाउट इंडिया इन डिटेल, बिकॉज that is a very important thing to note. Apart from that, you also can see these countries. Now, how many of them are members of G20? This is how you simply look into a topic. आपको टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर न्यू टू द प्रिपरेशन, आपको कोई भी टॉपिक सिर्फ लीनियर वे में नहीं पढ़ना, उसको दूसरे एंगल से, डायमेंशन से लिंक करते आपसे आना चाहिए। ये एनालिसिस की एक जो स्ट्रेंथ है, आपको बहुत काम आएगी जब आप मेंस तक आंसर राइटिंग करोगे या फिर इंटरव्यू में जाओगे। तो G20 के कौन से मेंबर्स हैं इन 10 इमर्जिंग पावर्स में, अगर आप देखें तो नाइजीरिया G20 का मेंबर नहीं है। थाईलैंड इज ऑल्सो नॉट ए मेंबर ऑफ G20। बाकी आप कंट्रीज देख सकते हो, जो ऑल बिग पावर्स, बिग कंट्रीज आर देयर, इमर्जिंग पावर्स, दे आर मेंबर्स ऑफ द G20। नाउ, इमर्जिंग पावर शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन अगर आप देखो, 32%, जीडीपी 20%, इट्स ए ह्यूज नंबर, 1/5 ऑफ द जीडीपी। और इमर्जिंग पावर शेयर ऑफ ग्लोबल साउथ पॉपुलेशन जीडीपी अगर आप देखें, 56%। ये कंट्रीज ग्लोबल साउथ का भी हिस्सा हैं। तो ग्लोबल साउथ के बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में किसी दिन। तो ग्लोबल साउथ एक आइडिया है बेसिकली, दैट countries which have a similar geopolitical situation, economic realities और सोशो इकोनॉमिक उनकी प्रायोरिटीज हैं डेवलपमेंट की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स इसमें आते हैं। और 49% ऑफ द जीडीपी ग्लोबल साउथ, ये सारी कंट्रीज आप देख सकते हैं मोस्टली ग्लोबल साउथ का हिस्सा। तो ग्लोबल साउथ को और ज्यादा नैरो किया गया है। सो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द जीडीपी ग्लोबल साउथ इन 10 कंट्रीज में लोकेटेड है। इसके अलावा इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीपी term is far more relevant here. तो इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम 10 ट्रिलियन प्लस एक इकोनॉमी है पीपीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड बाय 2050 पीपीपी पॉइंट ऑफ व्यू से हम $40 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी हो जाएंगे। सो बाकी कंट्रीज का जो ग्राफ है, इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको, टर्की, सऊदी अरेबिया, यू कैन सी इट इज एट नो कंपैरिजन विथ इंडिया। पावर प्रोजेक्शंस के, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करें, 2023 और 50 में ये जो मॉडर्न टाइम है, कंटेम्प्रेरी टाइम, उसमें पॉपुलेशन कितनी है। सो वी आर 1 बिलियन प्लस, और 2050 में 1.6 बिलियन, 160 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। इंडोनेशिया इज ऑल्सो वेरी बिग कंट्री, द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री ऑफ द प्लैनेट। नाइजीरिया, ब्राजील, मैक्सिको, टर्की, यू कैन सी द ट्रेंड जो आपको दिखाई दे रहा है। नाउ, ये जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो अब शुरू हो गया है, न्यू कोल्ड वॉर जो अमेरिका और चाइना के बीच शुरू हुई है, अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द प्रेजेंट टाइम ये क्या है, ये हमें देखना ज्यादा जरूरी है। तो जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, इनको आप ग्लोबल कॉमन्स बोलते हो। तो ग्लोबल कॉमन्स में क्या आएगा, ग्लोबल कॉमन्स में आएगा क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया भर की कॉमन एक एजेंडा आप जिसे कह सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल कॉमन। पीस एंड स्टेबिलिटी, यू कैन से, ये सारे कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीस और स्टेबिलिटी दुनिया में बनी रहे। इसके अलावा यू कैन साइट टेररिज्म वेरी इजली, यू कैन साइट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन द हाई सीज, ये आप लिख सकते हो। जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, दैट इज द ग्लोबल कॉमन एक तरीके से। जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, यूएन हो गया,
और उसके जो ऑर्गन्स हैं वो ग्लोबल कॉमन है। ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन लिबर्टी, ह्यूमन फ्रीडम, ये ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है। और जो लार्जर ट्रेंड है ह्यूमन स्पेसीज की ग्रोथ का, वो भी एक ग्लोबल कॉमन का हिस्सा है। अगर वॉर होती है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, केओस होता है, जैसा कि पिछली सेंचुरी में हुआ था, तो एवरीबडी विल सफर। तो इस पूरे सिचुएशन में इमर्जिंग पावर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके बारे में हमने बात की थी कुछ दिनों पहले कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। बेसिकली जो डिजिटल एस्पेक्ट है, ये जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन एनर्जी की बात हम करें, ऑगमेंटेड रियलिटी, विजुअल रियलिटी की बात करें, हम ड्रोन की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये सब कुछ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज हैं। और इन सब के लिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। यू नीड द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। और इसमें आप देख सकते हो किस कंट्री के पास, जो ये इमर्जिंग पावर्स है, इनके पास कितना क्रिटिकल मिनरल्स हैं। हमारे पास रेयर अर्थ काफी ज्यादा है, तो यू कैन सी वी हैव बीन देयर। और बाकी कंट्री जैसे इंडोनेशिया है, दे हैव बोथ निकल, कोबाल्ट, कॉपर। इट डजंट मीन कि वी डोंट हैव कॉपर, लेकिन रिजर्व्स की अगर हम बात करें बड़े पैमाने पे। और लैटिन अमेरिकी कंट्रीज जो हैं, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, दे आल्सो हैव सिग्निफिकेंट रिजर्व्स। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम बात करते हैं किसी कंट्री की इकोनॉमिक पोटेंशियल का इन द कंटेक्स्ट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसलिए भी ये कंट्रीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिलिट्री स्पेंडिंग एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी कितना है, तो इंडिया का काफी ज्यादा है। अब इंडिया के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनर इंडियन सिचुएशन को जो ग्लोबल फिनोमेना है उससे लिंक करके आपसे सवाल पूछेगा। तो अभी बिफोर आई जंप इनटू दैट, आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर इन यूक्रेन फॉर एग्जाम्पल, इसमें इन कंट्रीज की क्या सिचुएशन है, दैट टेल्स यू अ लॉट। अभी इसराइल गाजा में भी वॉर चल रही है, साउथ चाइना सी में भी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज हमेशा बनी रहती हैं, तो काफी जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स दुनिया में एक्टिव हो रखे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इन कंट्रीज ने कैसे वोटिंग की है यूएन के अंदर व्हेन इट कम्स टू वॉर इन यूक्रेन, क्योंकि क्लियर कट रशियन इन्वेजन हुआ था। तो इंडिया ने, और आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट वी हैव abstained, सैंक्शन हमने इम्पोज नहीं किए रशिया के ऊपर, मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को नहीं भेजा। साउथ अफ्रीका ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन की है। थाईलैंड, ब्राजील, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज आप देख सकते हो, किसी ने फेवर में किया है, किसी ने abstain में किया, अर्जेंटीना और टर्की ने सबने फेवर में किया है। सो एवरीबडी इज हेजिंग, सब अपना जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अपना जो डिप्लोमेटिक स्पेस है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं। तो इंडिया, हमारा रशिया के साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट वी डिड नॉट कंडेम रशियाज इन्वेजन, जबकि इंडिया के लिए यूएन का एक कोर प्रिंसिपल, दैट इज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। फिर भी हमने रशिया को क्रिटिसाइज डायरेक्टली नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक बार ये बात कही थी इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ द वॉर, लेकिन जैसे हम वोटिंग कर रहे हैं यूएन में, आप देख सकते हो कि हमारी क्या सिचुएशन है। सो सारी कंट्रीज आप देख सकते हो एक पेज पे नहीं है। एवरीबडी इज ट्राइंग हार्ड टू सिंपली मेंटेन देयर लेवरेज, एक्सपैंड देयर लेवरेज, और अपने सिटीजन्स के लिए बेस्ट डील कैसे लाई जा सकती है, इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें, तो फैक्ट एंड फिगर्स अबाउट इंडिया, yes, in these global maps, you see the maps is always not accurate. I'll accurate correct this maps. Entire Jammu and Kashmir, the eastern Jammu and Kashmir is an integral and inseparable part of India. तो अगर हम बात करें फैक्ट एंड फिगर्स की, तो हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री थे पॉपुलेशन वाइज, बट वेरी एज पर वेरियस डेटा वी आर द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द प्लेनेट बाय पॉपुलेशन साइज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा मीडियम कैटेगरी में आता है। हमारी जीडीपी इसमें 3.17 है 2021 में। अगर बात करें अभी, जब आप डेटा अक्टूबर में देखोगे, तो इट इज फेयर टू से कि 4 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी। पर कैपिटा इज अराउंड 2600, ये 2021 का डेटा है, तो अराउंड $2600 है। दैट इज नॉट वेरी इंप्रेसिव, बट हेयर वी आर। ट्रेडिंग पार्टनर हमारे लिए यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके बाद चाइना और यूएई है। हमारी मिलिट्री स्पेंडिंग लगभग 76 बिलियन, या अभी का डेटा अगर आप देखो इस साल के बजट का, तो ऑलमोस्ट $80 बिलियन है। प्लस जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंडिया के पास हैं। वी हैव द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं। वी हैव द डिलीवरी मैकेनिज्म्स आल्सो, अग्नि मिसाइल्स टू डिलीवर।
न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जैसे आईएनएस अरिहंत क्लास है। इसके अलावा बहुत बड़ा पूल हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन में है, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, वर्कर्स। सो इंडिया इज ए पोल अपार्ट। जब आप इमर्जिंग पावर्स की बात करते हो, सो वी आर डेफिनेटली इमर्जिंग पावर स्लैश लीडिंग पावर, लेकिन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज वी आर क्लास अपार्ट। इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, अगर आप जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करो, तो दैट हैज प्लंज्ड। 2020 में काफी निगेटिव हो गया था, अभी अराउंड 8% इस साल पूरी ज्यादा पॉसिबिलिटी की 8% इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। सो विद इन 7-8 ईयर्स हमारी इकोनॉमी $6 or $7 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, एंड वी वांट टू बी अ पोल। सो बेसिकली जो G2 सिचुएशन थी, चाइना और अमेरिका है, इसको हम G3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दैट इज द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ इंडिया। इसीलिए हम अपना जो बैलेंस है डिप्लोमेटिक वो बना के रखना चाह रहे हैं। हम जी टू में किसी का भी हिस्सा नहीं होना चाहते, किसी भी ब्लॉक में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम अपना खुद का ब्लॉक बनाना चाहते हैं। तो अगर आप देखें मेंबरशिप को इंडिया की, तो वी आर ऑल्सो मेंबर ऑफ G20, वी आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि चाइना डोमिनेटेड, चाइना रशिया डोमिनेटेड एक ग्रुपिंग है। क्वाड का हिस्सा है हम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। सो आप देख सकते हैं कैसा डिप्लोमेटिक टाइट रोप की जो वॉकिंग हो रही है वो हो रही है, एंड वी आर प्लेइंग स्मार्टली। एज ए लीडिंग पावर स्लैश इमर्जिंग पावर, इंडिया के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो ग्लोबल पीस और ग्लोबल कॉमन्स हैं वो मेंटेन, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ऐसा क्यों है? नॉट जस्ट फॉर द वर्ल्ड पीस बट ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। क्योंकि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, जो कि हमारी नेसेसिटी है, सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के पास इस समय जॉब्स क्रिएशन का है। तो जॉब क्रिएशन, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है काफी यंग है, सो वी नीड जॉब्स। जॉब क्रिएशन के लिए जरूरी है कि ट्रेड हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, और इन सब के लिए जरूरी है कि दुनिया में पीस बना रहे। लेकिन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जैसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब मनोज पांडे साहब ने कहा कि प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। तो हमें ग्रो करना है विद इन दिस सिचुएशन ओनली। ये जो अनस्टेबिलिटी के अनसर्टेनिटी है, इसी कंटेक्स्ट में इंडिया को ग्रो करना है। एंड होपफुली आर leaders and our diplomats are smart enough, lucky enough to sail through this particular phase in the international politics. So this is a topic which is very important. The second topic is transgender people in India. ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है एसोसिएटेड प्रेस की, आज के हिंदू में भी है, कि मेजर रिलीजियस रिलीजन अडॉप्ट वेरिंग स्टैंड ओवर इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल. So basically this report has looked into the recent commentary or the address which the church एट रोम हैज गिवन. तो जो पोप है उन्होंने एड्रेस दिया, वेटिकन ने कहा कि भाई ये जो सेक्स चेंज थेरेपीज हैं, और इसके थ्रू ये जो सेक्स चेंज होता है, ट्रांसजेंडर पीपल हैं बेसिकली, ये जो पूरा एक जेंडर फ्लूड कंसेप्ट चल रहा है अमेरिका और वेस्ट में, इसको उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया है. तो जेंडर ट्रांजिशन को उन्होंने सिंपली डिसअप्रूव किया है, और इससे काफी ज्यादा ये चर्चा में आ गया है. सो बेसिकली दिस रिपोर्ट इज लुकिंग इनटू द वेरियस रिलीजियन आइडिया ओवर ट्रांसजेंडर पीपल, जिसमें क्रिश्चियनिटी, अब्राहमिक फेथ जो है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, और जो धार्मिक फेथ है जैसे हिंदुइज्म है या बुद्धिज्म है, इनका क्या ओपिनियन है, इनका क्या एटीट्यूड है, इनका क्या पर्सपेक्टिव है ट्रांसजेंडर्स को लेके, उसके बारे में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में बात की गई है. और मोस्टली रिलीजन जो है वो ऑर्थोडॉक्स है. इंडियन केस थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इंडिया में ट्रांसजेंडर की सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है रेस्ट कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर पीपल इन इंडिया, ये टॉपिक मैंने यहाँ से उठाया. सो बेसिकली ट्रांसजेंडर पीपल हैं कौन? तो जेंडर आइडेंटिटी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी? सो एवरीबॉडी व्हेन individual when they are born they are assigned sex at birth. So based on the basis of कि आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेक्सुअल, उसके बेसिस पे बच्चों को सेक्स असाइन किए जाते हैं कि मेल है कि फीमेल है. जेंडर इज अ सोशल कंसेप्ट. जब यही बायोलॉजिकल आइडिया ऑफ सेक्स सोशली पर्सपेक्टिव में आता है, तो इस जेंडर निकल के आता है. तो हम बात करते हैं मैन और वुमन की. सो मैन, जब मैन शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है जेंडर के फॉर्म में, तो हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक आइडिया की कि आदमी को कैसा दिखना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए. तो हर सोसाइटी डिफरेंट नॉर्म्स, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन जेंडर को असाइन करती है. सो फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप इंसान आदमी है, या फिर मैन, इट इज नॉट हेल्दी टू क्राई. रोना अच्छी चीज नहीं है.
आप कितना भी प्रेशर में हो, कितना भी टेंस हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, इट इज़ नॉट गुड टू डू दैट। अगर आप महिला हैं तो कुछ नॉर्म्स होते हैं घर में, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे काम करना है, नौकरी कैसे करनी है, किन प्रोफेशंस में नौकरी करनी है, ये सारी चीजें होती हैं, शादियां कैसे करनी है, एक्सेट्रा। तो जेंडर आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं, इट रिफर्स टू विच पर्सन्स डीपली फेल्ट इंटरनल एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर विच मे नॉट or may correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body, which may involve, if really chosen, modification of bodily appearance, function by medical, surgical, other means. तो ये जो ड्रेस, स्पीच, मैनरिज्म का जो एक्सप्रेशन है, जेंडर रोल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो काफी फ्लूइड हो गया है, काफी फ्लूइड हो गया। इसका मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में पर्टिकुलरली कि कोई फिक्सेशन नहीं है, जैसे इंडिया में अभी भी फिक्सेशन है कि कोई मेल है या मैन है तो उसको कैसे बिहेव करना है। तो अमेरिका में बिकॉज ऑफ मेडिकल, सर्जिकल, प्रॉस्पेरिटी वाइज ऑल्सो दे आर वेरी रिच, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर सिचुएशन है इंडिया में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पट्टू का ये टॉपिक है, जो सोशल जस्टिस की थीम है, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो इंडिया में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, 4.8 लाख मानी जाती है एज पर द सेंसस 2011, ट्रांसजेंडर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन 30,000। हालांकि डिफरेंट एस्टिमेट्स कहते हैं कि 50 से 60 लाख ये नंबर है। तो बहुत लोग अब बेसिकली दे डोंट एक्सेप्ट, दे डोंट कम आउट बिकॉज ऑफ फियर है कि डिस्क्रिमिनेशन के साथ होगा, भेदभाव किया जाएगा, वायलेंस हो सकता है, एक्सेट्रा। 99% suffered social rejection more than one occasion from the family। फैमिली से ही उनको रिजेक्शन, बाइसेस, प्रेजुडिसेस उनको देखने को मिलते हैं। वायलेंस भी कई बार होता है। जॉब्स उनको नहीं मिलती, डिग्निटी नहीं है उनके पास, फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी नहीं है। दे हैव simply facing a lot of issues like poverty, like lack of housing, lack of health, और simply illiteracy, या schools उनको अटेंड नहीं कर पाते बिकॉज वहां पे भी प्रेजुडिसेस होते हैं। तो 30-50% they experience violence sometime, emotional violence top the list, physical violence, sexual violence, हर तरीके का violence जो आप इमेजिन कर सकते हो, these people suffer। So this is a very serious topic. Now, transgenders basically are in a spiral of exclusion and marginalization। सोसाइटी उनको एक्सक्लूड कर देती है अपनी स्कूलों से, अपने अस्पतालों से, अपने फुटपाथ से, अपने रोड से, अपने मॉल से, हर जगह आप देखते हैं, अपने टेम्पल से। मार्जिनलाइजेशन भी होता है काफी ज्यादा, बुलिंग होती है स्कूल में, तरह तरह के शब्द कहे जाते हैं जो कि काफी ऑफेंसिव होते हैं। और अगर वो माइनॉरिटीज हैं, इथनिक माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, या माइग्रेंट्स हैं, और उनको बेसिकली लिविंग विद एचआईवी और सेक्स वर्कर्स, तो और भी ज्यादा रिस्क जो वॉयलेंस का बढ़ जाता है। किलिंग, बीटिंग, म्यूटिलेशन, रेप, अब्यूज, माल ट्रीटमेंट, यू नेम एनी। इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस द राइट टू रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, जेंडर डाइवर्स और ट्रांस पर्सन जो होते हैं, दे आर विक्टिम टू वायलेंस इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, तो उनको कई बार फोर्स साइकेट्रिक एवोल्यूशन कराया जाता है। इंडिया में काफी ज्यादा होता है कि अगर बच्चा घर में ऐसी कुछ बातें कर रहा है तो उसको सीधे मेंटल डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास हम लेके जाते हैं। अनवांटेड सर्जरीज कराई जाती हैं, स्टरलाइजेशन होता है। ह्यूमन राइट वॉयलेशंस काफी ज्यादा इनके अगेंस्ट होते हैं। और परसीव्ड नोशन जो है जेंडर का, मेल और फीमेल का, मैन और वुमन का, बेसिकली जब वो मीट नहीं होता विद द सेक्स असाइंड एट बर्थ, तो भाई फिर देयर इज ए इंटेंट इन द सोसाइटी टू पनिश द पर्सन। तो सिचुएशन काफी ज्यादा नेगेटिव है अगर आप ट्रांसजेंडर हैं इंडिया में। पॉपुलेशन जो है उसके बारे में डेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लैरिटी नहीं है कि कितना डेटा है। सो सेंसस कुछ कह रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट जो है एपिडेमोलॉजी का वो कुछ कह रहा है, इंटरनेशनल फाइंडिंग्स कुछ कह रही हैं। सो वी डोंट नो द नंबर एग्जैक्टली। अब नया सेंसस आएगा जब 2024 में, इसी साल या अगले साल, तो वी विल नो विथ मोर क्लैरिटी कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। ये ट्रांसजेंडर्स कहाँ ऑक्यूपाइड हैं, किस ऑक्यूपेशन का हिस्सा है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा है जो कह रहा है कि बेगिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। सो ट्रेन में अगर आप जाते हैं, सफर करते हैं, बसेस में सफर करते हैं, चौक चौराहों पे, ट्रैफिक सिग्नल्स में, तो आपको ट्रांसजेंडर्स विल बी देयर, यू विल सी देम। ट्रेडिशनल बधाई एंड ब्लेसिंग, इंडिया में एक कल्चरल एस्पेक्ट है। जब बच्चा घर में होता है तो ट्रांसजेंडर्स आते हैं। सेक्स वर्क, वर्क्स इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, नो वर्क, बिगिंग इन सेक्स वर्क। सो ऑल एंड ऑल यू सी डिग्निटी ऑफ वर्क जो है, दे आर, इट इज नॉट देयर विद द ट्रांसजेंडर पीपल। सरकार क्या कर रही है इनको लेके? तो इंडिया में एक तो कल्चरल एस्पेक्ट है, यू सी इन दिस रिपोर्ट ऑल्सो। इंडिया में जो रिलीजियस आइडिया है पर्टिकुलरली,
दैट इज देयर। संस्कृत जो एंशियंट लैंग्वेज है इंडियन स्क्रिप्चर्स की, it has the vocabulary to describe three genders, masculine, feminine, and gender neutral. So we don't have that much of hatred, prejudices, biases, contempt for transgender people compared to rest of the world. लेकिन फिर भी सिचुएशन इंडिया में, particularly जो टर्किश रूल रहा है इंडिया में, उसमें फिर भी इतनी सिचुएशन खराब नहीं थी जितनी अंग्रेजी रूल ने इंडिया में कर दी. सो इंग्लिश रूल इन इंडिया वाज वेरी नेगेटिव फॉर ट्रांसजेंडर्स पीपल. जो एक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है सत्ता के द्वारा, पॉलिसीज प्रोग्राम्स के माध्यम से, वो ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए उस वक्त से सीरियस वे में शुरू होता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली हैव पास्ड अ ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019. दिस इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव एक्ट जिसमें काफी कुछ बातें की गई हैं. तो ये एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इसमें एक नेशनल पोर्टल के बारे में बात की गई है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में बात की गई है. जो पॉलिसी प्रोग्राम्स बनते हैं ट्रांसजेंडर पीपल के लिए, उनमें कैसे हम ट्रांसजेंडर पर्सन का जो ओपिनियन है उसको बेसिकली ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस. सो इन ए वे ये कानून बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कानून है हमारी, जब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट और जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट लॉ व्हेन इट कम्स टू दैट. इसके अलावा स्माइल स्कीम एक कॉम्प्रहेंसिव स्कीम है जिसको आप देख सकते हो अम्ब्रेला स्कीम एक तरीके से. सर्टिफिकेट्स और आइडेंटिटी कार्ड्स की बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, गरिमा गृह, रिकॉग्निशन ऑपरेशन, कॉस्मेटिक, मेडिकल हेल्थ के बारे में बात की गई है. स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात की गई है एक तरीके से. सो दीज आर द बेसिकली इशू. और ये कहा गया है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, देयर इज अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, दे हैव द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर. सो 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नालसा जजमेंट जिसको बोलते हैं. उस जजमेंट में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ट्रांसजेंडर्स पीपल आर द थर्ड जेंडर. तो उसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया था और उसके बाद से सरकार और बेसिकली हमारी पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया. Transgender person have the right to residence, they have the right to health care, or basically it criminalizes denial of use of public space, denial of resident in household, forced labor, etc. इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी के बारे में बात की गई है और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में स्पेसिफिक टॉयलेट्स बनाने की भी बात की गई है वो तो ट्रांसजेंडर्स पीपल. तो इसमें जो एक्ट है और जो स्कीम है दे आर वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल. ये जो लीगल एस्पेक्ट है इंडिया में, इसको आप नोट कर सकते हैं. कर्नाटका हाई कोर्ट का ये जजमेंट था बेसिकली इन व्हिच दे ऑर्डर्ड सेपरेट अकोमोडेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म रिजर्वेशन स्कीम विद इन 6 months. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास कमीशन एमबीसी सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया कम्युनिटी को. और मद्रास हाई कोर्ट का ही जजमेंट है गाइडलाइंस टू प्रोवाइड जेंडर न्यूट्रल रेस्टरूम्स, चेंज इन नेम एंड रिकॉर्ड ऑन जेंडर ऑन रिकॉर्ड्स. Now the prelims news. China-Russia alliance के बारे में बात की जा रही है. Both have placed more active ties. Basically, जो Russian foreign minister हैं, they have visited China, and certain commentaries are there. So China-Russia ने basically pledge किए हैं more active ties. अब ये बहुत ही significant है in the context of not only Ukraine war but also हमारा जो relation बन रहा है चाइना के साथ. सो जो ग्रेट फोर या बिग फोर पावर है दुनिया की, बिग फोर में यूएस आता है, इसके अलावा चाइना आता है, इंडिया है और रशिया है. तो बेसिकली इंडिया के रिलेशंस विद यूएसए एंड रशिया आर वेरी गुड. चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है. चाइना के रिलेशंस जो है रशिया के साथ काफी बढ़िया है, लेकिन इंडिया यूएस के साथ नहीं है. यूएस की अगर हम बात करें तो उनका रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बढ़िया है, चाइना और रशिया के साथ नहीं है. तो अगर आप देखें एक तरीके से, so India and China are smart enough to have more than one partner. United States and China are not smart enough in that sense. इस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो सप्लाई चेन स्टेबिलिटी जो है उसके बारे में बात की जा रही है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि यूक्रेन में वो रशिया को डिफीट किया जाए, लेकिन चाइना इज हेल्पिंग रशिया ताकि रशिया डिफीट ना झेले यूक्रेन के अंदर. नाउ आपने एशिया का मैप देखा है तो चाइना एंड रशिया बेसिकली दे आर स्ट्रैडलिंग अक्रॉस द यूरेशिया. दोनों का लैंड मास काफी ज्यादा है, दोनों बहुत बड़ी कंट्रीज हैं. इंडिया इज आल्सो ए वेरी बिग कंट्री, हम भी यूरेशिया में लोकेटेड है. लेकिन ये जो
अलायंस है चाइना एंड रशिया का, दैट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, क्योंकि रशिया हमारा बहुत बड़ा मिलिट्री सप्लायर है। इन केस ऑफ कोई वॉर हो जाती है चाइना के साथ, तो वी कैन नॉट हैव फेथ ऑन रशियन मिलिट्री कैपेबिलिटी, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी टू सपोर्ट इंडियन वॉर एफर्ट्स। हालांकि इस अलायंस को एक कॉम्प्रहेंसिव सेंस में देखने की जरूरत है। तो रशिया और चाइना के बारे में देखें तो रशिया इज ए फॉर्मर सुपर पावर, रिसर्जेंट ग्रेट पावर फेसिंग सर्टेन प्रोस्पेक्ट्स। अगर आप देखें तो इकोनॉमी इनकी कम हुई है, मिलिट्री पावर भी सोवियत यूनियन जितनी नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम को लेकर डिसरप्ट करना चाहते हैं। चाइना इमर्जिंग सुपर पावर है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, थ्रू एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक फॉर एग्जांपल। नियर टर्म कन्वर्जेंस भी है, यूनाइटेड स्टेट्स को अपोज करना है, मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करना है, यूनिवर्सल क्लेम जो है डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स को उनको अपोज करना है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है, और अब कोई लिमिट नहीं है इस फ्रेंडशिप में। लॉन्ग टर्म डाइवर्जेंस हालांकि एज्यूम किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट ग्रेट पावर है, चाइना विल नॉट सिंपली टॉलरेट सच इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया इन द लॉन्ग टर्म इन द यूरेशियन रीजन। फिर भी ये रिलेशनशिप काफी सिग्निफिकेंट है, हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है। यूएन क्लाइमेट चीफ ने एड्रेस दिया है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है when it comes to climate change. So UN climate change says simply the 2 years are essential in saving our planet. क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बात की थी कि कैसे ग्लोबल मीन टेम्परेचर कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल राइज कर गया है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं इनसे काफी ज्यादा नुकसान होता है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होता है। ये एक्सट्रीम इवेंट्स हैं क्या? इसमें आप फ्लड की बात कर सकते हो, इसमें सी लेवल राइज की बात की जा सकती है, इसमें ड्राउट की बात हो सकती है, मानसून पैटर्न्स आर चेंजिंग इन इंडिया, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा बुश फायर या फॉरेस्ट फायर की बात हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीम इवेंट हैं, साइक्लोन है, सुनामी है, जिसके बारे में आप बातें कर सकते हो। तो ये जो यूएन क्लाइमेट चीफ है बेसिकली इन्होंने बात कही है। तो साइमन स्टील, ही इज एन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, said कि next 2 years are essential in saving our planet. So we'll have a chance to make greenhouse gas emissions tumble with new generation of national climate plans. तो जो सीओपी अगली होने वाली है, सीओपी 28 जो दुबई में हुई थी, उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए गए, लेकिन जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड 2015 में दुनिया भर में साइन किया गया, उसको एक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए यूएन क्लाइमेट चीफ कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द की, विदाउट क्लाइमेट फाइनेंस नथिंग इज गोइंग टू वर्क। तो पैसे चाहिए जब आप ट्रांजिशन करते हो। कोई इंसान है जो फ्रीली जंगल में जाता है, लकड़ी इकट्ठी करता है और उसको जला के ठंडियों ठंडियों में फॉर वार्म, ही इज डूइंग इट। बट अगर आप उससे कहो कि भाई दिस इज क्लाइमेट अनफ्रेंडली या फ्रेंडली नहीं है क्लाइमेट के लिए, आप क्लीनर ग्रीनर फ्यूल का इस्तेमाल करें, तो दैट विल कॉस्ट मनी। दिस इज अ वेरी रुडिमेंट्री एग्जांपल, लेकिन ये बात सही है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके सामने चैलेंज है। अब कोल फॉर एग्जांपल इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो कोल जो है इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता है, हमारे पास काफी बड़े रिजर्व्स हैं, और ये चीप है, लेकिन चीप तो है लेकिन ग्रीनर नहीं है, ये पोल्यूटिंग है। सो आप जब शिफ्ट करोगे ग्रीनर क्लीनर एनर्जी की तरफ, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल एनर्जी है, तो उसके लिए पैसा लगेगा, फाइनेंस की जरूरत होगी। मिटिगेशन अडॉप्टेशन जो प्लान्स होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसमें पैसे की जरूरत होगी, एंड दैट मनी मस्ट कम फ्रॉम डेवलप्ड वर्ल्ड। $100 बिलियन का प्लेज उन्होंने किया था हर साल 2015 के पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में, उसको मीट नहीं किया इन्होंने। तो इसके बारे में काफी ज्यादा बातें की जा रही है, एंड यूएन क्लाइमेट चीफ सिंपली सेइंग कि अगले 2 साल अगर दुनिया इंडिविजुअल कंट्रीज अपने प्लान्स को शिफ्ट करती हैं, ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर लेती हैं टुवर्ड एनर्जी ट्रांजिशन, so we will have the chance to save our planet. इंडियन नेवी फ्लीट सपोर्ट शिप्स, इसकी स्टील कटिंग हुई है अभी। ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन नेवी काफी ज्यादा चर्चा में है। तो आप इस साल की प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो नेवी रिलेटेड या मिलिट्री के इस डोमेन से रिलेटेड, क्योंकि नेवी पूरे साल न्यूज में रही है कैसे गल्फ ऑफ ईडन जो है, रेड सी है और अरेबियन सी है, उसमें उन्होंने एंटी पायरेसी अपने ऑपरेशंस किए हैं। और जो भी नए शिप्स ऐड हो रहे हैं इंडियन नेवी के अंदर, उसके ऊपर भी आपको नजर रखने की जरूरत है। तो जो विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, उन्होंने बेसिकली फर्स्ट स्टील कटिंग की है। ये जो शिप फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनाए जा रहे हैं, तो अभी वी कैन क्लासिफाई इंडिया एज ए ब्राउन वाटर नेवी। ब्राउन वाटर मतलब कि अपने कोस्टल एरिया में या थोड़ा डिस्टेंट सीज में ऑपरेट करती है, लेकिन हम इंडिया को ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहते हैं, इंडियन नेवी को, जो
दुनिया भर में ऑपरेट कर सके इंडिपेंडेंटली। तो उसके लिए आपको फ्लीट सपोर्ट शिप चाहिए, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, फ्यूल चाहिए, फूड चाहिए, ताकि जो शिप ऑपरेट कर रही है फॉर एग्जांपल नियर अरेबियन सी, नियर वेस्ट एशिया फॉर एग्जांपल, तो उनको सप्लाई पहुंचाई जा सके। तो ब्लू वाटर जो कैपेबिलिटीज हैं उसके लिए काफी सिग्निफिकेंट है। 2027 में ये डिलीवरी होना शुरू होगी। पहले टर्किश कंसल्टेशन और हेल्प इस प्रोजेक्ट में ली जा रही थी, लेकिन गिवन टर्कीज एटीट्यूड टुवर्ड इंडिया उनको हटा दिया गया और ये पूरा इंडिजीनियस एफर्ट एक तरीके से लॉन्च किया गया है। थोड़ा बहुत हेल्प कंसल्टेशन में जो उन्होंने पहले कर दी थी, जो की थी, लेकिन बाद में कंप्लीटली इसको इंडिजनाइज किया गया। सो मेजोरिटी ऑफ शिप्स जो कि इंडियन नेवी के पास हैं, आने वाले समय में होंगी, वो इंडियन शिपयार्ड्स में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, विच इज वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज ग्रेट पावर, possibility, projections, and vision. That's all today's class. I hope all of you enjoyed the class. We'll meet you again tomorrow. Thank you for giving me time.